अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे अकाउंटिंग का, जिसमें हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, वही हम आज कंटिन्यू करेंगे। हमने पास्ट में 14 टर्म्स डिस्कस की थी, आज हम 15 टर्म डिस्कस करेंगे। हमारी जो आज की टर्म है वो है रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स हम किसे कहते हैं? ऑल दोज रिसीट्स अर्नड बाय अ बिजनेस अंडरटेकिंग। वो सारे रिसीट जो कि अर्न किए होते हैं, कमाए होते हैं, किसने? एक बिजनेस अंडरटेकिंग ने। विच आर रिकरिंग, जो कि हमें कंटिन्यूअस बेस पे करने होते हैं इन नेचर, एंड ट्रीटेड एज एन इनकम फॉर अ बिजनेस, जो कि इनकम माना जाता है बिजनेस के लिए। मतलब वो सारे रिसीट्स जो एक बिजनेस अंडरटेकिंग, मतलब जो एक बिजनेस में आते हैं मगर किस थ्रू? जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो नॉर्मल ऑपरेशंस के थ्रू आते हैं बिजनेस में। जैसे कि सेल्स, एग्जांपल हम लेते हैं सेल्स। फर्ज करो कि कोई बंदा फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, तो उसने 10,000 रुपए का फर्नीचर भेजा, तो ये जो 10,000 रुपए बिजनेस में आएंगे, ये बंदा किसका बिजनेस कर रहा है? फर्नीचर का। तो भेजा क्या इसने? फर्नीचर। तो जो 10,000 रुपए इस बिजनेस में आए, इसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। इसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। अब फर्ज करो अगर इसके पास फर्नीचर बिजनेस में है या बेच रहा है फर्नीचर, अब अगर इसके पास मशीनरीज है, मतलब जिससे कोई प्रोडक्ट बना रहा है मगर बेच रहा है फर्नीचर, मगर मशीनरीज के बिजनेस में जिससे प्रोडक्ट बना रहा है, सेल किसकी कर रहा है? फर्नीचर की, ना कि मशीनरी की। मतलब सेल होनी, हमारी जो सेल होनी चाहिए वो होनी चाहिए जिसका हम कारोबार कर रहे होते हैं, जिसकी हम अर्निंग कर रहे होते हैं, उसी से जो पैसा हमें आएगा उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। तो आपको रेवेन्यू रिसीट की सेकंड एग्जांपल देते हैं हम, इंटरेस्ट रिसीव्ड। फर्ज करो कि बिजनेसमैन ने पैसे लगाए बैंक में या किसी कंपनी में, उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा, उससे मतलब वो जो इंटरेस्ट वहां से आएगा हमें, वो हमारे लिए एक इनकम होगी, और उसी इनकम को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। वो जो इनकम हमें मिलेगी उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। यानी कि जो इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे, किसी बैंक में हमने पैसे लगाए या कंपनी में हमने पैसे लगाए, वहां से जो हमें पैसा आया, वो हमारा जो पैसा है वो हमें कल को रिपे नहीं करना है फ्यूचर में, वो जो हमारे वो पैसे वो इनकम है, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। कभी कभार डिस्काउंट रिसीव, जो डिस्काउंट रिसीव हम करते हैं, कभी कभार क्या होता है कि सप्लायर जिसे हम सामान लेते हैं वो हमें डिस्काउंट देता है। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं मैं। सप्लायर सामान बेच रहा है 10,000 का, पर वो हमें दे रहा है 9,500 में। इसने हमें कितने का डिस्काउंट दिया? 500 रुपए का। मतलब सामान था 10,000 का, इसने हमें 9,500 रुपीज का दिया, यानी कि डिस्काउंट हमें मिला 500 रुपीज का। ये जो डिस्काउंट यहाँ पर हमें आया, इस डिस्काउंट को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। मतलब ये डिस्काउंट हमें कल को वापस नहीं करना है। ये जो डिस्काउंट है ये हमें नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस से आया, मतलब ये तो कोई मतलब हमने एसेट नहीं भेजा कि जिस वजह से डिस्काउंट आया। जो डिस्काउंट हमारे बिजनेस में है इसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। तो फिर कौन से होते हैं कैपिटल रिसीट? फर्ज करो हम बिजनेस कर रहे हैं फर्नीचर का, हमारा जो बिजनेस है वो है फर्नीचर का। हमारे बिजनेस में कुछ मशीनरीज है, ये जो मशीनरी है ये तो हम नहीं बेच रहे, हम बेच रहे हैं कौन सा? हम फर्नीचर बेच रहे हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि हम मशीनरी बेच देते हैं, पर ये तो हमारा बिजनेस नहीं था, पर हमने बेच दी मशीनरी। इस मशीनरी को बेचने के बाद जो हमें पैसा मिलेगा उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑल दोज रिसीट्स नॉट अर्नड, जो कि नहीं कमाए होते एक बिजनेस में। यहां पर तो कमाए थे बिजनेस ने, मतलब अर्न किए थे बिजनेस में, यहां पर बिजनेस अर्न नहीं कर रहा है, बाय बिजनेस अंडरटेकिंग, विच आर नॉन रिकरिंग, जो कि नॉन रिकरिंग होते हैं, मतलब कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, मतलब कंटिन्यूअस बेस पे नहीं आते हैं बिजनेस में इन नेचर। दीज रिसीट्स ईदर इंक्रीज अ लायबिलिटी। इन रिसीट से क्या होता है? या तो हमारी लायबिलिटी, या तो हमारा कर्जा इंक्रीज होता है, या तो हमारा कर्जा बढ़ जाता है, या डिक्रीज इन एसेट, या हमारा एसेट जो होता है बिजनेस में, जैसे कि मैंने एसेट आपको कहा, मशीनरी होती है हमारी एसेट, या कोई भी इक्विपमेंट होता है हमारा एसेट, अदर इक्विपमेंट्स हमारे बिजनेस में होते हैं, जो कि सामान होता है हमारे बिजनेस में, वो एसेट होता है, या वो डिक्रीज हो जाता है। यहां पर क्या हुआ? हमने मशीनरी बेच दी। जो हमने मशीनरी बेच दी, इससे क्या हुआ? पैसे आए हमारे पास, मगर हमारा एसेट जो है वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि हमारी जो मशीनरी है, फर्ज करो अगर हमारे पास 10 मशीनरी थी, अब हमारे पास 9 ही मशीनरी रह गई, तो हमारा जो एसेट है वो डिक्रीज हो गया। अब कभी कभार इंक्रीज लायबिलिटी हो जाती है। फर्ज करो हमने बैंक लोन लिया 4 लाख रुपए का। ये जो बैंक लोन हमने लिया कितने का लिया? 4 लाख रुपए का। ये 4 लाख रुपए तो हमारे बिजनेस में आए, किस वजह से आए? क्या हमने कमाए? नहीं, हमने नहीं कमाए। अगर हमने कमाए होते तो हमारे लिए रेवेन्यू रिसीट होता, पर हमने नहीं कमाए, हमने लोन लिया है बैंक से, ये हमें कल को वापस चुकाना है। बिजनेस मतलब बिजनेस को बैंक को वापस चुकाना होता है,
तो इस केस में क्या होता है, जो बैंक लोन होता है ये कैपिटल रिसीट होता है। तो इससे क्या होता है, ये जो हमने बैंक लोन लिया इससे हमारी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो, हमारा कर्जा बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 4 लाख रुपए बढ़ गया। ये जो 4 लाख रुपए हमारे बिजनेस में आए इसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। यहाँ पर जो हमने सेल की थी, जिसे वो जो पैसा बिजनेस में आया था सेल की वजह से, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। जो इंटरेस्ट हमने अर्न किया था उससे जो पैसा हमारे बिजनेस में आया था, ना कोई कर्जा बढ़ा था, ना कोई एसेट डिक्रीज हुआ था, जो इंटरेस्ट वहां पर हमारे यहाँ आया था उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। या डिस्काउंट हमने अर्न किया था, हमने डिस्काउंट लिया था सप्लायर से, जो डिस्काउंट बिजनेस में हमारे आया था उसको भी हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। यहाँ पर हमारे को क्या हुआ कि हमने फर्नीचर मशीनरी बेच दी जो कि हम नहीं बेचते थे, हम फर्नीचर का कारोबार करते थे, जो हमारा ट्रेड था वो फर्नीचर का था, हमने मशीनरी बेच दी। अब जो वो मशीनरी हमने बेच दी उससे जो पैसा आया उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। और जो बैंक लोन हमने क्रिएट किया, जो बैंक लोन हमें दिया, जो पैसा बिजनेस में बैंक लोन की वजह से आया उसको भी हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। आपको समझ आया होगा कि कैपिटल रिसीट किसे कहते हैं और रेवेन्यू रिसीट किसे कहते हैं। कैपिटल रिसीट की वजह से हमारे को इंक्रीज हो जाती है लायबिलिटी और डिक्रीज हो जाता है हमारा एसेट, दोनों में से एक हो जाता है। इस केस में जब हमने मशीनरी बेची, इस केस में डिक्रीज हुआ हमारा एसेट। जब हमने लोन लिया, इस केस में जो हमारा लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म। हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है एसेट। हमारे बिजनेस में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कभी कभार क्या होता है कि हमें बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है, मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम गुड्स खरीदते हैं, मतलब स्टॉक जो हमारे बिजनेस में आता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, या हम फ़ैन हम लाते हैं बिजनेस में, या हम कंप्यूटर्स लाते हैं बिजनेस में, लैपटॉप्स लाते हैं बिजनेस में, या मतलब कोई भी जो इक्विपमेंट लाते हैं बिजनेस में, तो उन सबको हम कहते हैं एसेट्स। उन सबको हम एसेट्स कहते हैं। मतलब इन सब चीज़ों को जिन चीज़ों की हमें बिजनेस में ज़रूरत पड़ती है तो इन सब चीज़ों को हम एसेट्स कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको लैंड एंड बिल्डिंग हमारे बिजनेस में हमें ज़रूरत पड़ता है, या फैन या कंप्यूटर्स, इन सब चीज़ों को हम एसेट्स कहते हैं। या स्टॉक जो हमारे बिजनेस में होता है उसको हम एसेट कहते हैं। या रॉ मटेरियल जिससे हम फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं उसको हम एसेट कहते हैं। तो इसी तरह से हम जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारी एसेट्स, वो हम पढ़ेंगे। एसेट क्या होता है? एंड एसेट इज एनी ओन्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट। ये वो चीज होता है जो ओन, जो कि हमारा अपना होता है। कौन सा? फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई फिजिकल टैंजिबल फॉर्म है। टैंजिबल मतलब विच कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज, जो कि हम अपनी आंखों से देख सके। विच कैन बी टच्ड, जो कि हम छू सके। मतलब वो चीज जो फिजिकल फॉर्म है उसको हम टैंजिबल कहते हैं। और राइट, या कोई राइट होता है हमारे पास जो कि इंटेंजिबल, जो कि हमें मतलब जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है। जैसे कि गुडविल होती है, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस जिसे हम कहते हैं। जैसे कि पेटेंट राइट होता है, कॉपी राइट होता है, ये भी हमारे लिए एक एसेट होता है। कल को हमें बेच सकते हैं, हम इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो मतलब उठा सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। तो उस राइट को, उस गुडविल को, पेटेंट राइट को, उसको हम कहते हैं एसेट। मगर कौन सा एसेट? इंटेंजिबल एसेट, जो कि हम नहीं देख सकते। हैविंग अ मनी वैल्यू, जिसका कोई मनी वैल्यू हो, मतलब जिसको हम कल को फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सके। एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो, जिससे क्या होगा कल को इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिले, मतलब कोई पैसा हमें मिले। कोई पैसा हमें कल को अगर हम कोई एसेट बेचेंगे, मशीनरी बेचेंगे, फर्नीचर बेचेंगे, फैन बेचेंगे, कंप्यूटर्स बेचेंगे, गुडविल बेचेंगे, पेटेंट राइट बेचेंगे, कॉपी राइट बेचेंगे, इससे हमें कल को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। तो टू द बिजनेस एंड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको हम कल को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ कैश, या वो कैश की सूरत में भी हमारे पास होता है। मतलब जो हमारे पास बिजनेस में कैश होता है वो भी एसेट ही होता है, वो भी एसेट ही होता है। तो अब हम कुछ टाइप्स ऑफ एसेट पढ़ेंगे। पहला जो हमारा टाइप है वो है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट अगर आप नाम से आपको पता चला होगा, वो एसेट जो फिक्स्ड होता है बिजनेस में। It refers to those assets which have been purchased। ये वो assets होते हैं जो हमने परचेज खरीदे होते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज, लॉन्ग टर्म यूज के लिए, जो कि हमने खरीदे होते हैं लॉन्ग टर्म, यूजुअली फॉर मोर देन 1 ईयर, जो कि 1 साल से ज्यादा हमें यूज करना होता है, 10 साल भी, 5 साल भी, 20 साल भी। एंड नॉट फॉर सेल, ये हमने बेचने के लिए नहीं लाए होते। ये जो एसेट होते हैं ये हमने बेचने के, रिसेल करने के लिए हमने ये नहीं लाए होते, ये हमने बिजनेस के लिए लाए होते। जैसे कि हमने फर्नीचर अपने यूज के लिए लाया, क्या आपने बेचने के लिए लाया? नहीं। फर्ज करो कोई दुकानदार मोबाइल बेच रहा है, उसने फर्नीचर बैठने के लिए लाया, मतलब अपने यूज के लिए लाया, तो कल को वो क्या बेचेगा? वो मोबाइल बेचेगा या फर्नीचर? वो मोबाइल बेचेगा। या फर्नीचर है वो नहीं बेचेगा। मतलब ये जो फर्नीचर इसके लिए एक एसेट है, ये जो फर्नीचर, मगर कौन सा एसेट है? ये फिक्स्ड एसेट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस।
अब कुछ फॉर्म्स होते हैं जो कि हमने पहले ही डिस्कस किए, फिक्स्ड एसेट्स के दो फॉर्म्स होते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब वो जो कि फिजिकल फॉर्म में होते हैं, और इंटेंजिबल जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं। हमने पहले ही डिस्कस किया, टेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जो कि जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, फैन, लैंड एंड बिल्डिंग, जो कि फिजिकल फॉर्म में होते हैं। और इंटेंजिबल होते हैं गुडविल, गुडविल हम कहते हैं रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, या पेटेंट राइट होता है हमारा, कॉपीराइट होता है, फ्रेंचाइजी होता है हमारा। तो ये फिजिकल फॉर्म में नहीं, मगर हम इनको भी बेच सकते हैं, हम इनको भी, ये भी हमारे लिए एसेट्स ही होते हैं। तो ये थे हमारे जो एसेट हमने पढ़ा, इसकी हमने पहली फॉर्म पढ़ी फिक्स्ड एसेट। अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ते हैं। इसका जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है करंट एसेट्स। हमने फिक्स्ड एसेट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं? बहुत सारे एसेट्स हमारे बिजनेस में ऐसे होते हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट विद इन 1 ईयर। मतलब जो कि हमारे बिजनेस में फिक्स्ड नहीं होते। जैसे कि फिक्स्ड था हमारे लिए, जैसे कि हमने फर्नीचर लाया था, मशीनें लाई थी लॉन्ग टर्म यूज के लिए, ये एसेट शॉर्ट टर्म यूज के लिए होते हैं। हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड, जो हम रखते हैं। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो कि हम रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, यानी कि कैश की सूरत में। यानी कि जो कैश हमारा होता है वो भी एक करंट एसेट ही होता है। फॉर देयर कन्वर्जन इनटू कैश, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, यूजुअली विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्ज करो कि हमने किसी कस्टमर को सामान भेजा 10,000 रुपए का, उसने वहां से हमें चेक दी। वो चेक हम क्या 1 साल के बाद कैश करेंगे? नहीं, हम यूजुअली हम विद इन 1 ईयर कैश करेंगे। वो जो चेक, उसको हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। वो जो चेक हमारे पास आई उसको हम कहते हैं करंट एसेट। वो जो चेक हमारे पास आई बिल्स रिसीवेबल, उसको हम कहते हैं करंट एसेट। या दूसरे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि स्टॉक हमने बिजनेस में लाया बेचने के लिए। ये स्टॉक क्या हम 1 साल के बाद बेचेंगे? नहीं, ये स्टॉक हम 1 साल के अंदर अंदर बेचेंगे। जो कि हमारे बिजनेस में जो स्टॉक है इसको हम कहते हैं करंट एसेट। जो कि मैंने एग्जांपल दी थी स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। या कैश इन हैंड हमारे पास होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो भी करंट एसेट होता है। कैश एट बैंक, हमारे बैंक में कैश है, क्या हम वो कैश नहीं निकाल सकते 1 साल में? क्या हम वो 10 साल के बाद निकाल सकते हैं? अगर हमारा कोई बिजनेस अकाउंट है तो हम वो 1 साल के अंदर अंदर निकाल सकते हैं, न कि हमारा कोई फिक्स्ड डिपॉजिट हो। इसको हम कहते हैं करंट एसेट। कैश इन हैंड भी आपने पढ़ा, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी हमने पढ़ा कि वो भी करंट एसेट होता है। बिल्स रिसीवेबल भी बोला कि हमने वो करंट एसेट होता है। अब तीसरा पॉइंट जो है फॉर देयर कंजप्शन, सॉरी डेटर्स, मुझे भूल गया। डेटर्स हम किसे कहते हैं? मैंने परसों भी आपको बोला कि डेटर हम कहते हैं जिसको हमने उधार पे सामान दिया। अब जब हमने उसको उधार पे सामान दिया तो उसके पास हमारे पैसे है, वो हमें कब देगा? विद इन 1 ईयर। जो डेटर जो रूल है विद इन 1 ईयर उसको पैसे हमें देने हैं। तो वो डेटर जो है हमारे पास वो भी करंट एसेट है। फॉर देयर कंजप्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब कभी कभार क्या होता है कि हम गुड्स खुद बनाते हैं, हम सामान खुद बनाते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है। वो जो रॉ मटेरियल हम लाते हैं बिजनेस में गुड्स बनाने के लिए, फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, उस रॉ मटेरियल को भी हम कहते हैं करंट एसेट। जैसे कि तीसरा पॉइंट है फॉर देयर कंजप्शन, जो कि हम कंज्यूम करते हैं किसके लिए? इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो कि गुड्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं, या फिनिश्ड गुड्स भी लिख सकते हैं हम, जो कि हम फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। मतलब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, कच्चा मतलब सामान होता है जिससे हम फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, उसको भी हम करंट एसेट कहते हैं। आपको करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट समझ आया होगा। फिक्स्ड एसेट वो एसेट होता है जो कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है, और करंट एसेट वो एसेट होता है जो कि हम यूजुअली विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में हो, तो उसको हम करंट एसेट कहते हैं। अब हमारा तीसरा टाइप है एसेट्स का, वो है फिक्टिशियस एसेट्स। कौन से होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स? हमने तो 2 फॉर्म पढ़े, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। इट रेफर्स टू दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म। ये वो एसेट होते हैं जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। जो कि हमने फिजिकल फॉर्म तो हमने पढ़ा, उनको हम क्या कहते हैं? एंड हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू, जिनको हम बेच नहीं सकते, जिनका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता है। रियलाइजेबल वैल्यू, जिनका कोई कीमत नहीं निकलेगा। सच एसेट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, इनको हम कैश में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। दीज आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग मतलब इनको हमने एक बार खर्चा किया, बार बार हमें खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इन पे हमने एक बार, मतलब यहाँ पर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग कंसेप्ट पहले समझो। रिकरिंग मतलब एक बार हमने खर्चा किया, हमें बार बार करना पड़ता है। जैसे कि हमने स्टॉक एक बार खरीदा, हमें बार बार खरीदना है। जैसे कि हमने वो बेच दिया, उसके बाद हमें फिर से खरीदना है, उसके बाद हमें वो भी बेच दिया, उसके बाद फिर से, मतलब एक साइकिल चलता रहता है, उसको हम कहते हैं रिकरिंग। अब नॉन रिकरिंग वो चीज होता है कि जो हमने एक बार खर्चा कर दिया, अब हमें वो बार बार खर्चा नहीं करना पड़ता है। जो नॉन रिकरिंग, इसको हम इसलिए एसेट दिखाते हैं क्योंकि ये नॉन रिकरिंग होता है। हमने एक बार कर दिया, दूसरी बार हमें नहीं
दूसरी बार हमें ये नहीं करना होता है। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम इसकी। एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फर्ज करो कि कोई कंपनी ओपन कर रहा है, अब जो उसने कंपनी ओपन की, कंपनी ओपन करने से पहले मतलब इनिशियल पीरियड में जो उसके एक्सपेंसेस हुए उसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे पास हुए इसी को हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। मतलब खर्चे तो उससे पहले हुए, कुछ लीगल खर्चे हुए, जैसे कि कुछ लीगल खर्चे होते हैं हमारे पास, उन सब खर्चों को हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। या दूसरे एक एग्जांपल दूंगा मैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द इशू ऑफ शेयर्स ऑफ डिबेंचर, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, मतलब एक्सपेंसेस खर्चे होना शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करने में। हमने शेयर्स एंड कंपनी क्या करती है इशू, कंपनी शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू करती है। उस शेयर्स एंड डिबेंचर्स को इशू करने के लिए जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, उसको भी हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम उनको कहते हैं। उन्हीं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को, खर्चों को, जो एसेट वहां पर बनता है तो उसको हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है लायबिलिटीज। लायबिलिटी किसे हम कहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस के कई सारे कर्जे होते हैं। जो कर्जा बिजनेस का होता है उसको हम कहते हैं लायबिलिटीज। या किसी इंसान को दूसरे इंसान का कर्जा होता है, उस कर्जे को हम कहते हैं लायबिलिटी। अब जब हमें पता है कि लायबिलिटी कर्जा होता है तो फिर हम क्यों लायबिलिटीज पढ़ रहे हैं। लायबिलिटीज के बहुत सारे किस्में होते हैं, तो वही सीखने के लिए हमें वो लायबिलिटी पढ़नी पड़ती है। तो हम आते हैं डेफिनेशन पे। लायबिलिटी क्या होता है? ऑल दोज ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। ऑब्लिगेशन मतलब कर्जा, वो सारे कर्जे ऑफ अ बिजनेस कंसर्न विच कैन बी रिपे ऑफ, जो कि हमें रिपे ऑफ करने हैं, मतलब जो कि हमें वापस करने होते हैं इन फ्यूचर में। आउट ऑफ बिजनेस एसेट्स, किस में से वापस करने होते हैं हमें? बिजनेस एसेट्स में से, जो कि हमें वापस करने होते हैं किस में से? बिजनेस एसेट्स में से। इज कॉल्ड अ लायबिलिटी। मतलब वो सारे कर्जे एक बिजनेस के जो कि हमें रिपे ऑफ मतलब फ्यूचर में वापस करने पड़ते हैं, किस में से? बिजनेस एसेट्स में। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं हम। मिस्टर एक्स, इसकी जो लायबिलिटी है वो है ₹50,000। अब इसको रिपे करना है, अब इसके वो रिपे करना है। इसने कैश में से उठाया, इसका कैश जो है वो है 40,000। इसने कैश में से उठाया, इसने 20,000 उठाया कैश में से, ये इसने रिपे ऑफ कर दिया। अब इस कर्जा कितना बचा? 30,000 रुपए। पर क्या हुआ? एसेट जो है हमारे पास, जो हमारा करंट एसेट कैश था, ये डिक्रीज हो गया। कितना? 20,000। अब कितना रहा है? 20,000। जो हमने कर्जा रिपे किया, या हमने किस में से किया? या हमने एसेट में से किया, कैश में से किया। कभी कभार हम गुड्स में से करते हैं या किसी और फॉर्म में करते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज पढ़ेंगे। कितने किस्म होती है लायबिलिटीज में? जो पहला किस्म लायबिलिटी का है वो है इंटरनल लायबिलिटी। देखो क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाता है? ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। मतलब बिजनेस जो है वो अलग होता है और जो उसका ऑनर होता है वो अलग होता है। मतलब ये दोनों सेपरेट एंटिटीज है। ये बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। मतलब अगर ऑनर का कोई पर्सनल जो खर्चा है वो ऑनर का ही पर्सनल खर्चा है, ना कि वो बिजनेस का पर्सनल खर्चा है। बिजनेस का जो खर्चा है वो बिजनेस का खर्चा है, ना कि ऑनर का खर्चा है। या अगर ऑनर की कोई पर्सनल लायबिलिटी हो, ऑनर की पर्सनल लायबिलिटी है, ना कि बिजनेस की लायबिलिटी है। ये चीज हमें सिखाता है कि बिजनेस जो है वो अलग है किससे? ऑनर से। तो हम पढ़ेंगे इंटरनल लायबिलिटीज क्या होता है। इन अकाउंटिंग बिजनेसमैन एंड बिजनेस और ट्रीटेड एज सेपरेट आइडेंटिटी, जो कि मैंने बताया आपको, इसको कहते हैं हम सेपरेट आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है कि हमें कि बिजनेसमैन और बिजनेस ये सेपरेट होते हैं, सेपरेट आइडेंटिटीज। बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। द अमाउंट ओव्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज, वो अमाउंट जो किसके पास होता है? बिजनेस एंटरप्राइज के पास होता है। किसका? बिजनेस के पास होता है। किसका? टू द ऑनर्स का। और कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटीज। मतलब एक ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, इसने 50 लाख रुपए भरे बिजनेस में, मतलब इसने इंट्रोड्यूस किया 50 लाख रुपए बिजनेस में। अब जो ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है, इस हिसाब से तो बिजनेस का जो बिजनेस में 50 लाख रुपए आए, ये किसके है? ये तो ऑनर के है ना। अब बिजनेस के पास जो 50 लाख रुपए, ये एक लायबिलिटी है किसकी? ऑनर की, सॉरी बिजनेस की, जो कि इसको मतलब ऑनर को कल को रिपे करना है। इसी को हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। मतलब एग्जांपल लेते हैं। मोहन स्टार्टेड बिजनेस
विद रुपीज 50 लाख। मोहन ने स्टार्ट किया बिजनेस कितने से? 50 लाख रुपए से। ये जो 50 लाख रुपए है ये कैपिटल है। मोहन अलग है, बिजनेस अलग है। इसने किसको एक पैसे दिए? मोहन ने बिजनेस में ये पैसे लगाए। अब बिजनेस को तो एक लायबिलिटी बन गई, कर्जा बन गया। किसका? मोहन का। मतलब ये जो बिजनेस है ये ओ करता है पैसे, मतलब इसके पास है। किसके पैसे? मोहन के। मतलब ये बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, मगर कौन सी लायबिलिटी है? कर्जा है, मगर इंटरनल लायबिलिटी है। बिजनेस के पास जो ये पैसा आया, कैपिटल आया, ये एक लायबिलिटी है बिजनेस के पास, मगर कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। या कभी कभार क्या होता है, प्रॉफिट्स होते हैं बिजनेस में। मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर हमने देखा कि 10 लाख रुपए का प्रॉफिट था। ये प्रॉफिट किसका होता है? ये बिजनेसमैन का प्रॉफिट होता है। किसके पास होता है? बिजनेस के पास। मतलब ये एक लायबिलिटी होती है बिजनेस के पास, जो कि इसको बिजनेसमैन को देनी पड़ती है। इस लायबिलिटी को हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। आपको समझ आया होगा कि कैपिटल और प्रॉफिट्स, इनको हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटीज। ये किसका होता है? ये बिजनेसमैन का होता है। बिजनेस अलग होता है। किसके पास होता है? बिजनेस के पास। तो आपको समझ आया होगा इंटरनल लायबिलिटी किसे कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पे इंटरनल लायबिलिटीज। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है लायबिलिटीज का, वो है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज हम किसे कहते हैं? इंटरनल लायबिलिटीज हमने पढ़ा है कि जो बिजनेसमैन और बिजनेस के दरमियान लायबिलिटी होती है, जो कि बिजनेसमैन ओ करता है, बिजनेस ओ करता है किसको? बिजनेसमैन को, कैपिटल की सूरत में या प्रॉफिट की सूरत में। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी हम किसे कहते हैं फिर? जो बिजनेस एंटरप्राइज ओ करती है आउटसाइडर्स को। जो बिजनेस एंटरप्राइज ओ करती है एक्सटर्नली, मतलब आउटसाइडर्स को, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी हम किसे कहते हैं? द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज, वो अमाउंट जो ओ करती है, मतलब जो बिजनेस एंटरप्राइज के पास है, टू द आउटसाइडर्स। किसका? आउटसाइडर्स का। और कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो कि कल को इसे रिपे करनी पड़ती है। मतलब जैसे कि बैंक लोन हमने लाया, ये हमने ऑनर से नहीं लाया, हमने बैंक से लाया, थर्ड पर्सन से लाया। ये जो बैंक लोन हमने लाया, ये हमें कल को वापस करना पड़ता है, ये आउटसाइडर है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, हमने इंटरनली किसी पार्टनर से नहीं लिया, हमने फ्रेंड से लोन लिया, इसको भी हम कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्रेडिटर्स, मैंने आपको समझा था डेटर्स क्या होता है। क्रेडिटर्स मतलब होता है कि जिससे हमने सामान उधार लिया, मतलब मिस्टर एक्स है, इससे हमने सामान 10,000 रुपए का उधार लिया, कल को हमें 10,000 रुपए वापस करने पड़ते हैं। यूजुअली ये विद इन 1 ईयर में हमें वापस करने पड़ते हैं। तो इस साल में जो ये लायबिलिटी है ये आउटसाइडर की है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। बिल्स पेएबल, फर्ज करो कि हमने सप्लायर से माल लिया 50,000 रुपए का, हमने चेक दे दी या कोई प्रॉमिसरी नोट दिया। ये जो चेक हमने दी, ये चेक कितने टाइम तक निकलेगी? 1 साल के अंदर अंदर। तो इस हाल में जो एक चेक थी, ये हमने आउटसाइडर को दी, मतलब आउटसाइडर से हमने माल दिया था, या हमने उसको दे दी ये चेक, तो इसको भी हम कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो कुछ टाइप्स है एक्सटर्नल लायबिलिटी के, जो कि हम डिस्कस करेंगे। पहला जो टाइप है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। एक्सटर्नल टाइप्स के, एक्सटर्नल जो हमारा लायबिलिटी है उसके टाइप से पहला जो टाइप है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज आपको नाम से ही पता चलेगा, शॉर्ट टर्म, जो कि शॉर्ट टर्म तक होती है। हम पढ़ेंगे इट रेफर्स टू दोज लायबिलिटीज व्हिच कैन बी रिपे ऑफ इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये वो लायबिलिटीज होगी जो कि हमें भरनी पड़ती है कितने टाइम के अंदर अंदर? शॉर्ट पीरियड टाइम के अंदर। मतलब कौन सा शॉर्ट पीरियड होता है? वो यूजुअली विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर हमें ये चुकानी पड़ती है। जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स हमें 1 साल तक चुकाने पड़ते हैं, इसको हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहते हैं। बिल्स पेएबल, हमने चेक इशू की, हमने प्रॉमिसरी नोट इशू किया, जो कि मैंने अभी बोला आपको, ये हमें यूजुअली विद इन 1 ईयर जो होता है वो पे करना पड़ता है। मतलब जो चेक होती है इसका कोई 10 साल तक डेट नहीं होगा, इसका कोई 2 साल तक डेट नहीं होगा, इसको ये जो चेक कैश होगी ये यूजुअली विद इन 1 ईयर कैश हो जाएगी या ट्रांसफर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मतलब कि जो हमें खर्चे देने थे पर हमें नहीं दिए। फर्ज करो कि हमें मई में रेंट देनी थी, अब जून भी आ गया, हमने मई में वो रेंट नहीं दी, अब हमें क्या करना है? अब हमें वो जो हमें देना था, वो एक्सपेंसेस हमें मई में करना था, वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन गई, आउटस्टैंडिंग रह गया हमारे पास। ये हमें फ्यूचर में पे करना पड़ता है, मगर कब पे करेंगे? ये हम 10 साल के बाद, 2 साल के बाद तो पे नहीं करेंगे, यूजुअली विद इन 1 ईयर पे करेंगे। इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। आपको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी समझ आया होगा। हमने पढ़े इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी के हम पार्ट पढ़ रहे हैं, जो पहला पार्ट हमने पढ़ा वो पढ़ा हमें शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका, टर्म लायबिलिटी, जो कि एक्सटर्नल लायबिलिटी का एक पार्ट है। अब जो उसका सेकंड पार्ट है वो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आपको वर्ड से ही पता चला, मतलब इससे ही पता चला होगा कि लॉन्ग टर्म, जो कि हमें लॉन्ग टर्म पीरियड तक होती है। हम पढ़ेंगे दीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच कैन बी रिपे ऑफ इन अ
रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो लाइबिलिटीज होती है, वो कर्जे होते हैं बिजनेस के, जो कि हम देते हैं कितने लॉन्ग टर्म पीरियड में हम देते हैं, यूजुअली मोर देन 1 ईयर, यानी कि 1 साल से ज्यादा, मतलब 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में हमें चुकाने पड़ते हैं, ना कि एक ही साल में हमें चुकाने पड़ते हैं। अगर एक ही साल में चुकाने पड़ते हैं तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, जबकि हमें 1 साल से ज्यादा इसका टाइम होता है तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल्स हम लेते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का। लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स हम लेते हैं बैंक से 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, ये भी हमारा बनता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कभी कभार हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स लेते हैं, वो हमें 5 साल का लोन देते हैं, 10 साल का लोन देते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। डिबेंचर्स हम इशू करते हैं, कंपनी क्या करती है, डिबेंचर कभी इशू करती है, कंपनी में मतलब कभी कभार पैसे जरूरत पड़ती है तो वो इशू करती है, या तो शेयर्स इशू करती है या डिबेंचर इशू करती है। कभी कभार वो ज्यादातर डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर एक किस्म का लोन होता है जो कि कर्जा होता है कंपनी के लिए, जो कि वो पब्लिक से उठाती है, वो डिबेंचर इशू करती है। जो डिबेंचर वो इशू करती है ये लॉन्ग टर्म टाइम के होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं, 4 साल के लिए होते हैं। ये जो डिबेंचर्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होते हैं कंपनी के लिए। जो हमारा थर्ड पार्ट है लाइबिलिटीज का, जो कि हमने पढ़ा था पहले इंटरनल लाइबिलिटीज, दूसरा पढ़ा था हमने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के हमने टाइप्स पढ़े थे, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। अब जो हमारा तीसरा पार्ट है लाइबिलिटीज का वो है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। जो वर्ड कंटिंजेंट होता है इसका मतलब होता है अनसर्टेनिटी, मतलब हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा, कंटिंजेंट है। हम पढ़ेंगे इट रेफर्स टू द अमाउंट व्हिच मे और मे नॉट बिकम पेएबल इन द फ्यूचर। ये वो अमाउंट होता है जो हमें फ्यूचर में करना या नहीं करना पड़ेगा, मतलब जो कि कल को हमें लायबिलिटी बन भी सकती है या नहीं भी बन सकती है, मतलब अभी पता ही नहीं हमें कि ये लायबिलिटी है या ना है। फ्यूचर इवेंट्स में डिसाइड वेदर इट इज अ रियली लायबिलिटी और नॉट। फ्यूचर इवेंट्स, जो कल को कुछ इवेंट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि ये रियली में लायबिलिटी है या नहीं है। ड्यू टू देयर अनसर्टेनिटी, ये तो सर्टेन नहीं है, ये अनसर्टेन है, इससे हमें क्या पता चलता है ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज है। ड्यू टू देयर अनसर्टेनिटीज, मतलब ये सर्टेन चीजें नहीं है, ये अनसर्टेन है, हमें पता ही नहीं है कि ये हमें कल को अराइज होगी भी या नहीं होगी, तो इसको हम कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे जिससे हमें सीखेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है। फाइनेंशियल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द बिजनेस, मतलब कभी कभार कोई हमारे बिजनेस को केस कर लेता है, मतलब अगर वो केस कल को जीतता है तो हमें उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है, चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर वो उसने जीता, अगर वो हमारे फेवर में केस नहीं निकला तो कल को हमें वो चार्जेस पे करने पड़े। वो चार्जेस जो हमें कल को पे कर दी, मतलब वो तो हमारे लिए अभी तो हम पता नहीं सकते कि वो कल को देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे, उसको उस लायबिलिटी को हम इस केस में बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। या क्या होता है कि दूसरे एग्जांपल मैंने लिखी, गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। कभी कभार बिजनेसमैन दूसरों के बदले गारंटी देता है, जैसे कि सप्लायर के पास दूसरा आदमी आ गया, अब बिजनेसमैन वहीं पर है, सप्लायर ये बिजनेसमैन बोलता है सप्लायर से कि हाँ मैं दूसरे आदमी मिस्टर एक्स को जानता हूं तो आप इसको सामान दे दो, तो कल को अगर ये आपको नहीं देगा तो मैं आपको इसके बदले पैसे दूंगा। तो उसने गारंटी दे दी, किसको, सप्लायर को, किसके बदले, मिस्टर एक्स के बदले। तो क्या हुआ कि कल को मिस्टर एक्स ने फ्रॉड कर दिया, तो ये पैसे किसको देने पड़ते हैं, ये बिजनेसमैन को देने पड़ते हैं। तो इस केस में जो ये लायबिलिटी है अभी तो पता नहीं है कि वो कल को देगा या नहीं देगा, तो ये तो अनसर्टेन है, हमें तो पता नहीं, हमने तो गारंटी दे दिया तो हमें पता ही नहीं है कि वो कल को देगा पैसे या नहीं देगा उसको पैसे सप्लायर को। तो इस केस में जो लायबिलिटी हमें अराइज होती है, इस लायबिलिटी को हम कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो हमने आज पढ़ा रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, और हमने पढ़ा आज एसेट्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ एसेट्स हमने पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा फिक्स्ड एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, और हमने पढ़ा लायबिलिटीज के हमने पार्ट्स पढ़े, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी और कंटिंजेंट लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटीज के भी हमने पार्ट्स पढ़े, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये सारा समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर